Hello dear student. अब टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक द सल्फरिक एसिड. ओके, सल्फरिक एसिड को हम लोग हिंदी में अम्लराज कहते हैं. ठीक है, किंग ऑफ केमिकल. क्योंकि H2SO4 एक ऐसा केमिकल है बेटा जो कई जगह इस्तेमाल होता है. लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है और भी बहुत. अभी इसके यूजेस पढ़ाऊँगा आपको मैं. तो ये आप समझ लीजिए कि H2SO4 एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा एसिड है जो आपको लगभग हर जगह के लैब में केमिकल्स जहाँ पे होते हैं H2SO4 आपको ज़रूर मिलेगा. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में. देखिए H2SO4 जो प्रोड्यूस होता है वो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखिए दिया हुआ है. इसमें कई स्टेजेस होती हैं. आई थिंक ये हट गया है, मतलब फिगर अगर आता नहीं है तो आप फिगर पे अपने आप पढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा. बट कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ स्टार्ट करते हैं. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले बर्निंग ऑफ सल्फर होती है. सल्फर को हम लोग ऑक्सीजन में बर्न करते हैं और ये बनाता है SO2. ओके, सल्फर डाइऑक्साइड. अब सल्फर डाइऑक्साइड को फिर अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि पहले स्टेप में क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड. दूसरे स्टेप में बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड और तीसरे में बनेगा ओलियम. और ओलियम को डिकम्पोज करके हम लोग ओलियम से हम लोग H2SO4 फॉर्म कर सकते हैं. देखिए ध्यान से आप लोग. सबसे पहले क्या होता है बेटा कि जो सल्फर होता है वो मिलता है ऑक्सीजन से, ये बनाता है SO2. ठीक है, अब ये SO2 जो होता है जब उसका ऑक्सीडेशन फिर करते हैं हम लोग वेनेडियम ऑक्साइड के साथ तो बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बेटा. ठीक है, बहुत चीज़ याद कर लीजिएगा आप लोग कि पहले सल्फर जो होती है वो सल्फर ऑक्साइड में चेंज होती है. सिंपल सा प्रोसेस होता है. ठीक है, और फिर सल्फर ऑक्साइड को फिर ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तो बेटा हम लोगों को मिल जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड. अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग. सल्फर ट्राइऑक्साइड में बेटा हम लोग जब H2SO4 मिलाते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम H2SO4 मिला दें तो क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा H2SO7. इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ओलियम. क्या बोलते हैं? ओलियम. ओके, और लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जब ओलियम होता है बेटा दैट इज H2SO7. ठीक है, जब ये हम लोग इसके मॉलिक्यूल लेते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है H2SO4, साथ में बाई प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं. तो उसके स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे. सबसे पहले सल्फर जो होता है वो सल्फर ऑक्साइड में डाइऑक्साइड में चेंज होता है. फिर सल्फर डाइऑक्साइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड तो हम लोगों को मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड. उस सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग सल्फरिक एसिड से H2SO4 से तो बनता है ओलियम. उस ओलियम को बेटा हम लोग सोडियम से बेटा हम लोग H2SO4 फॉर्म कर सकते हैं. और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है बेटा वो इस प्रोसेस में होता है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेटा. अब देखिए रिएक्शंस की बात कर लेते हैं. सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड जो फॉर्मेशन होती है दी नहीं हुई है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं कैसे? सल्फर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद जो मिलता है वो सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है. फिर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को प्यूरीफाई करते हैं, उससे डस्ट पार्टिकल, ठीक है, और अदर जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग बेटा अलग करते हैं. फिर उस सल्फर डाइऑक्साइड को देख सकते हैं बेटा आप लोग यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई थी कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ कैटलिस्ट की मौजूदगी में बेटा हम लोग यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं. अब देखिए ध्यान से, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है. और जब भी बेटा कोई एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा तो उसमें बेटा ये ध्यान रखना कि उसको मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है. उसके लिए कंडीशंस हमें अलग अलग करनी पड़ती हैं. एक था हेबर प्रोसेस, उसमें अमोनिया बनती थी बेटा N2NH2+2NH3. ये बेटा आपने पढ़ा था ली चार्टलिस प्रिंसिपल में, मैंने समझाया था आपको कि किस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हमको प्रोडक्ट अधिक से अधिक फॉर्म करना होगा तो हमको ली चार्टलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस लाने पड़ते हैं. ये आपकी जो रिएक्शन है ये की पॉइंट होती है बेटा, ये की रिएक्शन है आपकी, समझ लीजिए. अगर ये अच्छे से
रिएक्शन में SO3 प्रोड्यूस हो रहा है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है हमको सिर्फ इसमें H2SO4 मिला के ओलियम प्राप्त करना है, और फिर ओलियम से बेटा हम लोग H2SO4 निकाल लेंगे। लेकिन इस रिएक्शन में जो मेन पॉइंट है वो याद कर लीजिएगा आप लोग कि टेम्परेचर जो होना चाहिए इसमें वो लो होना चाहिए, और जो प्रेशर होना चाहिए इसमें वो बेटा हाई होना चाहिए। किस रिएक्शन में? फॉर्मेशन ऑफ SO3 में बेटा। इसको बेटा आप लोग लिख लो चाहो तो कि एक रिवर्स, ये एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इसमें हाई यील्ड ऑफ या हाई प्रोडक्शन ऑफ SO3 के लिए दो चीज़ें होती हैं, और ये आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बेटा मेंशन करना पड़ेगा कि SO3 बनाने के लिए हमको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, प्रेशर हाई करना पड़ेगा। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल हुआ है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, इसको भी लिखना बेटा बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है उसमें जो टेम्परेचर दिया गया है बेटा वो आपका होता है 700 से 750, आई मीन 700 से 750 के बीच में होता है टेम्परेचर, ठीक, केल्विन के बीच में। जो प्रेशर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 बार के आसपास होता है। तो उसका याद रखिएगा आप लोग कि पहले स्टेप में सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, उससे वो इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सेकेंड स्टेप है इसका, फॉर्मेशन ऑफ SO3। कैसे बनता है? जब हम लोग जो SO2 निकल के आया पहले स्टेप में, उसको अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडाइज करने के बाद उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं, फिर हम लोग उसको वैनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इसको बेटा हम लोग जब इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं SO2 को, तो हम लोगों को SO3 मिल जाता है। प्लीज़ इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो मैंने बताया था आपको कि जो SO3 होता है फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है H2SO4 के साथ। अब आप बोलोगे कि पहली बार कैसे H2SO4 मिला होगा, तो बेटा सिंपल सी बात है, H2SO4 का ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ना बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 पहले से बनती होगी, लैब में बनती होगी, और तरीके होते होंगे, लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब बनाया गया तो H2SO4 पहले से मौजूद होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री लगाई इसीलिए गई होगी, ये प्रोसेस बनाया इसीलिए गया होगा कि कैसे हम लोग मैक्सिमम H2SO4 इस्तेमाल कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है, ज़बरदस्त डिमांड है आपके H2SO4 की। अब क्या होता है कि जो SO3 होता है बेटा, उस SO3 में हम लोग सल्फ्रिक एसिड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बेटा हम लोगों को मिल जाता है ओलियम। क्या मिल जाता है? ओलियम मिल जाता है बेटा। ये देखिए, ये आपका ओलियम मिल गया। अब यही ओलियम जो होता है बेटा H2SO7, ये बेटा दो मॉलिक्यूल मिलकर 2H2SO4 साथ में और बाई प्रोडक्ट SO2 बनाते हैं। इसको बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैंने समझा दिया। आप फिगर प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प करिएगा कि फिगर अपने आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। आप सबने देखा होगा लैब में सल्फ्रिक एसिड, जब आप लोगों ने लास्ट ईयर एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो ये कलरलेस होता है, डेंस होता है। आपको साफ चमक में आ जाएगा कि ये डेंस होता है। और HCl जो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, HNO3, HCl, H2SO4, उन तीनों में सबसे अधिक थिक होता है और ऑयली होता है। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज़ ये लिखी है बेटा, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की। अब चूँकि बेटा H2SO4 है बेटा, नाम ही इसका सल्फ्रिक एसिड है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ओके, और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, 3-4 प्रॉपर्टी जो आपको याद करनी पड़ेंगी। पहली जो प्रॉपर्टी है कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। ठीक है, इसको जो अच्छे से याद कर लेना कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक ये आता है। किसी को ऑक्सीडाइज करना है तो हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे। प्लस ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, बताया मैंने आपको। प्लस ये वाटर के साथ इसकी बहुत अच्छे इसका इंटरेक्शन होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो H2SO4 होता है बेटा, वो वाटर के साथ फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए हम लोग ये भी जानते होंगे बेटा आप लोग कि H2SO4 को अगर हमें डाइल्यूट करना है कंसनट्रेट को, तो उसमें हम लोग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं। आपको याद है ये 10th में क्वेश्चन था कि वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं डाल सकते, हम लोग पानी लेते हैं अधिक क्वांटिटी में और उसमें हम लोग एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, क्योंकि पानी
वाटर और एसिड, इनकी जो रिएक्शन होती है बेटा वो एक्सोथर्मिक होती है ना। ये आपने पढ़ा होगा कि एसिड में डालेंगे तो वो डेंजरस हो सकता है। तो पानी में अगर हमें कंसनट्रेट को डाइल्यूट करना है तो पानी में एसिड ड्रॉप बाई ड्रॉप डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अब। यहाँ पे देखिए क्या ये, हाँ ये पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि एसिड की दो सीरीज होती हैं, नॉर्मल सल्फेट और एसिड सल्फेट। इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं और बाई सल्फेट भी कहते हैं। जैसे कि हम बात करें Na2SO4 तो ये सिंपल सोडियम सल्फेट है ना। लेकिन अगर हम बात करें NaHSO4 की तो उसको लोग बोलेंगे सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके चलिए ये तो आप जानते होंगे। अब आगे बढ़ते बेटा हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पर कोई सॉल्ट ले लें, NaCl ले लें या MgCl2 ले लें या Na2SO4 ले लें तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आप लोग जानते भी होंगे। चलिए ये एक पॉइंट है बेटा ये कि कंसनट्रेट H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब समझिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या किसी मॉलिक्यूल से पानी को अलग करना है तो वो अलग कर लेंगे। तभी जो होता है इसको कहा जाता है कि ये थोड़ा सा कोरोसिव इन नेचर होता है। कोरोसिव इन नेचर का मतलब ये होता है बेटा कि जब इसमें पानी आपके हाथ पे पड़ जाएगा धोखे से, तभी कहते हैं कि प्रिकॉशंस लेना चाहिए लैब में। अगर एसिड कहीं आपके हाथ में या खुले अंग में पड़ गया, पैर पे पड़ गया, चप्पल पहने हुए हो आप, और हाथ पे पड़ गया या स्किन पे कहीं पड़ गया तो बेटा वहाँ का जो पानी होगा उसको ये डिहाइड्रेट, उस पार्ट को डिहाइड्रेट कर देगा और आपको कोरोजन वहाँ पर महसूस होगा। इसीलिए इसको कोरोसिव इन नेचर बोलते हैं। और जो ये होता है बेटा H2SO4, इसको हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं कहीं पे अगर मॉइस्चर अलग करना है या मॉइस्चर को रिमूव करना है तो बेटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, H2SO4 का। देखिए एक रिएक्शन दे रखी है जो आपकी H2SO4 की डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी को शो कर सकती है। एग्जाम्पल बन सकती है, क्या है बेटा, शुगर। ठीक है, शुगर फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। ओके, अगर उसको बेटा हम H2SO4 से हम कर दें तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, 11H2O मॉलिक्यूल को अलग कर दिया बेटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसने वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर दिया, इसीलिए इसको बेटा हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। प्लस H2SO4 जो होता है ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये प्लीज़ बेटा आप लोग भूलिएगा मत। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का। देखिए यहाँ पर कॉपर है, ये क्या बना रहा है, कॉपर सल्फेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे बन गया कॉपर आयन, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है इसकी, या ये कह सकते हैं कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो H2SO4 है कंसनट्रेट, ये आपका बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना गया है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, सल्फर का दे रखा है, कॉपर का दे रखा है। सल्फर चेंज होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, कार्बन चेंज होता है, सॉरी कॉपर नहीं, कार्बन चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़िएगा, उनमें बहुत ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको बेटा अच्छे से तैयार करिएगा। अब देखिए इसकी क्या यूज़ होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है बेटा कि ये इंडस्ट्रियल केमिकल है, इसका इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। प्लस लैबोरेटरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पेट्रोल को जब रिफ़ाइन करना होता है, साफ़ करना होता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए सब दिए हुए हैं। मेटलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है इसका, पेंट वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। तो इनके यूजेस को बेटा आप अच्छे से पढ़ डालना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा आज कि सल्फर डाइऑक्साइड से हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फिर आपने ये पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ा है मैंने आपको। सो इनसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दो ही हैं, एक तो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और दूसरी है डिहाइड्रेटिंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, इसके बारे में आपको समझाया। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा आप लोग। प्लस इसके यूजेस, कभी कभी अब तो बेटा पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है CBSE का, तो कभी कभी यूजेस के क्वेश्चन पर भी ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप में बनाकर पूछ सकते हैं। तो उसको बेटा आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग।
और प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो नहीं समझ में आता है आप उससे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं हेलोजेंस। इनको हेलोजन कहने का एक रीजन है बेटा। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, और ये जो होते हैं हेलोजेंस ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं। जैसे NaCl में देखा होगा आपने, कॉमन सॉल्ट होता है, NaCl होता है, और जितने सॉल्ट होते हैं उनमें सॉल्ट में ये नहीं कि हेलोजन ही होते हैं, सॉल्ट और भी होते हैं, बट मोस्टली जो हेलोजेंस होते हैं ये मेटल्स के साथ बेटा सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। जैसे ऑक्सी का मतलब होता है लाइफ, तो ऑक्सीजन मतलब लाइफ जनरेटर। नाइट्रो का मतलब होता है प्लांट्स एंड प्लांट से रिलेटेड चीज़ें, और जेन का मतलब जनरेटर, तो प्लांट्स को जनरेट करते हैं ये। नाइट्रोजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे हेलोजन, हेलोजन वो होते हैं जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा ये ध्यान रखिएगा बेटा कि इनके जो कंपाउंड, जो इनके एलिमेंट्स हैं, आपने पढ़े भी होंगे इनके एलिमेंट्स के बारे में, आप लोग प्लीज़ उनको याद कर लीजिएगा। पहला क्या होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, देखिए ब्रोमीन, इनके नाम याद कर लीजिएगा। और इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। उस साथ क्या होता है याद है, NH2 NP5। ओके, जैसे फ्लोरीन है तो 2S2 2P5, क्लोरीन का क्या होगा 3S2 3P5। अब बेटा यहाँ पे दे रखा है अकरेंस, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो कुछ इसमें मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ जो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फ्लोरीन मिलता है बेटा आपका फेल्ड्स्पार में, दैट इज़ CF2 में, क्रायोलाइट में। क्रायोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ बेटा इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 3 ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें या और हैं जिनमें आपको ये फ्लोराइड्स मिल जाते हैं। बाकी सी वाटर में बेटा क्लोराइड मिल जाएगा, ब्रोमाइड मिल जाएगा, आयोडाइड मिल जाएगा, पोटेशियम, इनके साथ सॉल्ट मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इनको बेटा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाँ एक ये बेटा आपका कार्नोलाइट, इसको याद कर लीजिएगा, सॉरी तो उसी पे बन गया, ये है, इसका फार्मूला ये दिया हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। ये सब बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट ईयर में कि आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पे, सॉरी एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, ये सब बेटा आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप इसको पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा बेटा। चलिए ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हाँ अब ये देखिए आप लोग, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, हेलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वाई। तो जिसने जैसे फर्स्ट ईयर में पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ा हुआ है आपकी अनाशा एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो आराम से आंसर दे सकते हैं। जो नहीं दिया है बेटा प्लीज़ पढ़िए, मैं बता सकता हूँ आपको अभी तुरंत, लेकिन आंसर पढ़िए। और फिर भी ना समझ में आए तो फर्स्ट ईयर की बुक उठाइए और फिर से पढ़ के देखिए एक बार अनाशा एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो ना समझ में आए बेटा आपको वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बताते हैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए मोस्टली इनमें जो होते हैं कंपाउंड एलिमेंट्स ग्रुप 17 के, वो गैसेस होते हैं। लेकिन आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में, कि एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो चीज़ बिल्कुल अलग होती है केमिस्ट्री में वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या होते हैं बेटा आपके, ये होते हैं आपके गैसेस। ब्रोमीन कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। और सबसे खास चीज़ क्या होती है, लिख भी लीजिए आप लोग, कि हेलोजन्स जो होते हैं कलर्ड होते हैं। जैसे कि आपने लास्ट ईयर जब हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्ट एनालिसिस, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों को पहचानना आसान था। क्लोरीन कैसी थी बेटा, ग्रीन कलर की गैस प्रोड्यूस होती थी, आपको याद होगा। आयोडीन में पर्पल कलर की गैस प्रोड्यूस होती थी, और जो ब्रोमीन था उसमें ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये क्वेश्चन भी आगे आएगा कि कलर्ड क्यों होते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। फिलहाल समझ लीजिए हल्का सा कि ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, जो हेलोजन की बात करते हैं, ये जो हेलोजन होते हैं बेटा, ये नॉर्मली क्या होते हैं कि ये जिस पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बेटा ये दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे पढ़ा दूँगा। देखिए यहाँ पर F2 येलो दिया हुआ है, Cl2 देखिए ग्रीन येलो दिया हुआ है, Br2 रेड दिया हुआ है, और I2 वॉलेट दिया हुआ है। ये मैं बेटा आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, उसका बहुत ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग, ठीक है। होते ही ये बेटा गैसेस स्टेट में है, जैसे क्लोरीन है गैसेस स्टेट में है, बट NaCl बनता है तो वहाँ पर वो सॉलिड होता है, क्योंकि वहाँ पर
आयनिक बॉन्ड बन जाते हैं क्लोरीन के Na के साथ। बट F2 और Cl2 ये गैसेस होती हैं। जो ब्रोमीन होती है बेटा वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। चलिए देखिए आगे क्या दिया हुआ है। बस यहाँ पढ़ने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल 7.15, ठीक है, ये प्लीज़ पढ़िएगा। नहीं समझ में आता है तो आई कैन एक्सप्लेन, और जब स्कूल खुलेगा तो मैं चैप्टर फिर से रिवाइज करा दूंगा, कोई इसमें इशू नहीं है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब देखिए फ्लोरीन हमेशा जानते हैं जो टॉप पे होता है किसी भी ग्रुप में उसका एनामलस बिहेवियर होता है। ये पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको नाइट्रोजन में भी, तो प्लीज़ ये दुआ नहीं पढ़ाऊँगा, प्लीज़ अपने आप समझ लीजिएगा। वही 3 टॉपिक होते हैं, हाइनाइजेशन एंथैल्पी, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, याद होगा आप लोगों को, यही सब इसमें ही पढ़ना है आपको। फिलहाल हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। हम बात करते हैं पहले फ्लोरीन की। अब फ्लोरीन जो होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 2p5। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2s2 हो गया और ये आपका 2p5 हो गया। ओके, अब इसमें देखिए ध्यान से कितने लोन पेयर हैं, अगर देखा 1 2 और 3 लोन पेयर है। ओके, अब इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है बेटा, तो ये क्या शो करेगा, केवल -1। अच्छा, +1 क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये हमेशा -1 ही शो करेगा। ठीक है, बाकी +1 शो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं Cl की, तो Cl का भी -1 होगा। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, तो ये समझ लीजिए फ्लोरीन का यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो शेयर कर सकता है ना, तो यहाँ पर बेटा शेयर करेगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, तो यहाँ पर ये -1 ही शो करेगा बेटा। अब हम बात करते हैं नीचे क्लोरीन पे आते हैं। अब जो क्लोरीन होता है बेटा, क्लोरीन का होता है 3s2 and 3p5, तो ये आपका हो गया 3s2, ये हो गया आपका 3p5, 1 2 3 4 5। अब ये इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ है, तो Cl अगर किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा होगा तो -1 ही शो करेगा। जैसे कि हम बात करें HCl की, तो HCl में H पॉजिटिव +1 होगा, Cl का -1 होगा, है ना। लेकिन जब Cl जुड़ता है F के साथ, जब Cl जुड़ता है F के साथ तो ये शो करता है +1, क्योंकि F जो होता है वो Cl से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये क्या शो करता है, +1। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन होता है वो केवल -1 ही शो करेगा, क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो +1 और -1 दोनों शो करेगा। मोस्टली -1 शो करता है, जब फ्लोरीन आ जाता है तब ये +1 शो कर देता है। अब Cl और F में क्या अंतर है, 3D, ठीक है, बढ़ाया था यहाँ बढ़ाया था 3D का बेटा, 3D की वजह से क्या होता है कि 2D तो होता नहीं है ना, तो क्लोरीन जो फ्लोरीन है उसमें डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं होता है, ठीक है। और जो ये आपका क्लोरीन है इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है बेटा। थोड़ा सा अच्छा सा साफ बना दो बेटा, ये देखिए ये आपका 3p बन गया, 1 2 3 4 5। अब क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल से क्या फ़ायदा होता है, ये यहाँ से जंप करता है इलेक्ट्रॉन, ये वाला, और ये यहाँ पहुँच जाता है, ये यहाँ से हट जाता है बेटा। तो अब कितना हो गया, देखिए ध्यान से, 1 1 2 3, तो ये +1 के साथ -1 के साथ +3 भी शो करेगा, ठीक है। जब ये यहाँ से ये यहाँ से जंप करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं बेटा। कितने हो गए अब, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, तो ये 5 भी शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वन, ये यहाँ से जंप करेगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो कितना शो कर रहा है, +7। आपने सुना है IF7, याद है, ये आपको जब मैंने हाइब्रिडेशन पढ़ाया था तो IF7 पढ़ाया था, तो यहाँ पे I के कितने शो करेगा, +7 शो करेगा, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग कि फ्लोरीन को छोड़कर बाकी -1 +1 +3 +5 +7 तक ये शो करते हैं। देखिए देखिए बेटा, जो ने पढ़ाया है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। देखिए ध्यान से, लाइन लिखी भी है यहाँ पर, ऑल हेलोजेंस एग्जिबिट
ये लाइन बेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर। ओके, और ये आपको फिगर में समझाया है, वही फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसका आपको पढ़ना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का इस पर क्या असर पड़ेगा। देखिए जो मैं समझाया है बेटा आपको फ्लोरीन वाला, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा बेटा आप लोग, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बेटा आपको बताना है। ये मैं आपको नाइट्रोजन में समझा चुका हूँ, ठीक है। अब आई है आयोडीन, ये IF5 IF7 सब शो करता है, ठीक है। बट फ्लोरीन जो होगा बेटा वो केवल -1 ही शो करेगा। क्लोरीन -1 +1 +3 +5 +7 सब शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब आगे ये बेटा कि जो हेलोजन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल दे रखे हैं और ये देखिए आपस में ही बेटा ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं, ओके। इनको तैयार कर लीजिए बेटा अच्छे से आप लोग। चलिए अब बात करते हैं अनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। बेटा इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अनामलस बिहेवियर की जो पॉइंट्स हैं मेन वो प्लीज़ अपने आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ, तो बार बार मैं पढ़ा भी नहीं पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत दिक्कत है। तो जब आप लोग आओगे जो पूछोगे तो मैं समझा दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए अब नहीं भी आओगे अगर बेटा तब भी मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की, तो हम लोग क्या मिलेगा, HF मिलेगा, HCl मिलेगा, HBr मिलेगा, HI मिलेगा। और ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं बेटा, ठीक है। ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। बस इसका ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग कि जो इनकी एसिडिक कैरेक्टर होता है बेटा वो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता जाता है, ठीक है। क्योंकि एसिडिक वो होते हैं बेटा जो H आयन को ईजिली लूज कर दें। अब से HF है, अब HF में क्या होता है बेटा, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से HF बॉन्ड जो होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो H+ को हटा पाना या अलग कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसका उल्टा अगर HI की बात करें तो HI में क्या होता है, I का साइज़ बहुत बड़ा होता है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है काफ़ी कम होती है। तो जो HF बॉन्ड होता है ये काफ़ी वीक होता है, तो इसमें से H+ आयन को अलग कर पाना बड़ा आसान होता है और इसीलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो एग्ज़ाम में क्या आएगा बेटा, देखिए ऐसे आएगा एग्ज़ाम में कि आपको दे रखा होगा HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। इनके आपको लिखने होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ये आप तैयार कर लीजिएगा बेटा आप लोग। चलिए नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर फ्लोरीन के साथ देखिए यहाँ पे जो रखें तो एक तो बनता है OF2 और दूसरा बनता है बेटा आपका O2F2। ये आपका जो होता है थर्मली स्टेबल होता है, मतलब ये कुछ टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर तक रुक सकता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज़ में दे रखी है, बहुत इजी है, जैसे कि समझा दूँ मैं आपको। इसको हम लोग बोलेंगे बेटा सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन फ्लोराइड, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा, ऐसा होता है कि हम जो बाद में लिखते हैं, ये नियम भी है केमिस्ट्री में कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है बाद में रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बाद में रखा गया है, यहाँ पर फ्लोरीन बाद में रखा गया है। तो इसको हम लोग फ्लोरीन ऑक्साइड ना बोलकर क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलेंगे बेटा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते बेटा हम लोग। अब यहाँ पे देखिए बेटा ये क्लोरीन ऑक्साइड जो दे रखे हैं आप यहाँ पर, वो दिखा दूँ आपको। जो क्लोरीन ऑक्साइड्स होते हैं बेटा ये 3 तरह के, सॉरी दिए हुए हैं Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिनमें ClO2 का इस्तेमाल किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प। ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, जो कलराइज डीकलराइज कर देता है, कलर है कोई तो उसको डीकलराइज कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल्स के साथ सब जानते हैं बेटा आप लोग कि अगर मेटल लेंगे लाइक सोडियम तो ये क्या बनाएगा, NaF, NaCl, NaBr, Na, ठीक। और ये सब क्या होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि ये एसिडिक कह रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है Na से Cl की तरफ, तो Na+Cl- है ना।
ठीक है। अब जो इनका ऑर्डर है बेटा वो ये दिया हुआ है, इसको बेटा आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा जितनी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बेटा उसमें आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो ये नेक्स्ट टॉपिक है इंटर हाइड्रोजन, ये बेटा मैं आपको संडे को भेजूंगा इसका वीडियो, और इसको बेटा मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप 17 जो है आपका ये मैं ख़त्म कर दूँ संडे को, हम लोग इनर्ट गैसेस पे स्टार्ट हो जाए। ओके, चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसको बेटा प्लीज़ पढ़िएगा, कोई डाउट हो या कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ उससे आप कंफर्म कर लीजिएगा और इसके नोट्स बनाकर मुझे भेजिएगा, ओके, या स्कूल में चेक कराइएगा। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।